एवरीवन, मैं सुधा सिंह आइडियल इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम सभी लोग क्रिया के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं क्रिया किसे कहते हैं। दोस्तों, जिस काम से, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, बोलना, खेलना आदि, ये सब क्रियाएं होती हैं। आइए जानते हैं धातु के बारे में। धातु जो है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जो क्रिया का मूल रूप होता है वो धातु कहलाता है। धातु के बिना क्रिया का कोई मतलब नहीं रहता, यानी ये कह सकते हैं कि धातु के बिना कोई भी क्रिया नहीं हो सकती। जैसे पठ का पढ़ना, चल का चलना, लिख का लिखना, तो ये सब धातुओं के अंतर्गत आते हैं। पठ, लिख, ये सब धातुएं हैं, इन्हीं से क्रिया बनी है। आइए जानते हैं क्रिया के भेद। क्रिया को किन आधारों पर बांटा गया है। दोस्तों, हम लोग क्रिया को के 3 भेद के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया को 3 आधारों पर बांटा गया है। पहला आधार है हमारा कर्म के आधार पर। क्रिया के भेद कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर दोस्तों क्रिया जो है हमारी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, और दूसरी है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और दूसरी सकर्मक क्रिया। यानी अकर्मक क्रिया में कोई कर्म नहीं होता और सकर्मक क्रिया में कर्म होता है। सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया के हमारे 2 भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के हमारे 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक, और द्विकर्मक, जिसके साथ एक कर्म जुड़ा हो, और द्विकर्मक में इसके साथ 2 कर्म जुड़ा हुआ होता है। द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, ये जो है हमारे सकर्मक क्रिया के भेद है। और दूसरा है हमारा प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग और संरचना, प्रयोग और संरचना के आधार पर। इसको दोस्तों प्रयोग और संरचना के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया को 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन से हैं ये? पहला है हमारा सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया। दूसरा है हमारा संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। तीसरा है हमारा नाम धातु, नाम धातु क्रिया। चौथा है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक। और 5वां है हमारा पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, ये हमारा जो है कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक।
प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु प्रश्नार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, और तीसरा है हमारा काल या समय के आधार पर, काल के आधार पर क्रिया के भेद, काल के आधार पर। काल के आधार पर इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? भूतकालिक क्रिया, भूतकालिक, यानी बीता हुआ, उसके बाद वर्तमान कालिक जो चल रहा है, और तीसरा है हमारा भविष्यकालिक क्रिया। भविष्यकालिक भविष्यकालिक क्रिया। दोस्तों ये था हमारा क्रिया को किन किन आधारों पर विभाजित किया गया है। तो पहला है कर्म के आधार पर, दूसरा है प्रयोग और संरचना के आधार पर, तीसरा है काल के आधार पर। इसमें से ज्यादातर पेपर में कर्म के आधार पर और प्रयोग और संरचना के आधार पर इन्हीं में से पूछा जाता है, लेकिन हम तीनों को पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर है हमारा अकर्मक क्रिया। आइए देखते हैं अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। आइए देखते हैं अकर्मक क्रिया, यानी इसकी परिभाषा क्या कह रही है? जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर डायरेक्ट कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। आइए इसको कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसे राधा दौड़ रही है, राधा दौड़ रही है, राधा दौड़ रही है। उसके बाद तोता उड़ रहा है, तोता उड़ रहा है, तोता उड़ रहा है। बच्चा रात में सोता है, बच्चा रात में सोता है, बच्चा रात में सोता है। उसके बाद जो है एक और उदाहरण देखते हैं हम। पंछी आकाश में उड़ते हैं, पंछी आकाश में उड़ते हैं, पंछी आकाश में उड़ते हैं। अब इसको हम लोग क्या और किसको प्रश्न के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। क्या और किसको प्रश्न लगाकर। जैसे राधा दौड़ रही है, तो इसमें डायरेक्ट जो है क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है। दौड़ना हमारी क्रिया हो गई और राधा कर्ता हो गई, तो क्रिया का प्रभाव हमारा डायरेक्ट कर्ता पर पड़ रहा है। और हमारी परिभाषा भी तो यही बता रही है कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़ करके डायरेक्ट कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तोता उड़ रहा है, उड़ना हमारी क्रिया और तोता कर्ता हो गया। बच्चा रात में सोता है, तो रात में ये तो हमारा अधिकरण कारक हो गया, सोना हमारी क्रिया हो गई। तो क्या सोता है या किसको सोता है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। यानी सोता, बच्चा सो रहा है, इसका सोने का डायरेक्ट प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है। पंछी आकाश में उड़ते हैं, आकाश में हमारा अधिकरण कारक हो गया
उड़ना क्रिया हो गया, जिसका जो है प्रभाव डायरेक्ट पंछी पर पड़ रहा है, यानी कि कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। दूसरा अगला हम देखते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का प्रभाव इसमें है कर्म पर ना पड़ करके कर्ता पर पड़ता है, इसमें है जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का प्रभाव सकर्मक क्रिया में इसकी परिभाषा क्या बता रही है, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी कि सकर्मक मतलब साथ में कर्म होना। और इसको हम लोग कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे राधा पत्र लिख रही है, राम फल खाता है, राम फल खाता है, राधा पत्र लिख रही है। राधा पत्र लिख रही है, राम फल खाता है, राधा पत्र लिख रही है, तोता मिर्ची खा रहा है, तोता मिर्च खा रहा है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। अब इसको हम कैसे समझेंगे, क्या और किसको प्रश्न लगा करके। तो राम क्या खाता है, फल खाता है, यानी कि इसका प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, खाने का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, कर्ता तक नहीं आ रहा है। राधा क्या लिख रही है, पत्र लिख रही है। क्या लिख रही है, पत्र लिख रही है, यानी लिखना क्रिया हो गई, पत्र हमारा कर्म हो गया। तोता मिर्च खा रहा है, क्या खा रहा है, मिर्च खा रहा है, खाने का प्रभाव मिर्च पर आ रहा है, यानी कर्म पर आ रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है। तो ये थी हमारी कर्म के आधार पर अकर्मक और सकर्मक क्रिया। इसको हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।